हेलो एवरीवन, मैं दिनेंद्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ। वीडियो क्रम की इस श्रृंखला में हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं PHP एंड MySQL, सब्जेक्ट कोड CS310। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि वेब एप्लीकेशंस जो होती हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। उससे पहले हम उनकी वर्किंग समझेंगे। डेवलपिंग डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आइए इसे स्टार्ट करें। एप्लीकेशन है, एक टाइप का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए वेब ब्राउज़र और वेब टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है इंटरनेट के ऊपर। यानी वेब एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है और एक इंटरनेट की ज़रूरत होती है। इसकी सेकेंड डेफिनेशन है वेब एप्लीकेशन और वेब ऐप, जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, और हम सिंपली इसको एक यूजर इंटरफेस भी बोल सकते हैं जो कि किसी ब्राउजर पे रन होता है। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फेसबुक, आपने देखा होगा कि इनको एक्सेस करने के लिए सारी वेब एप्लीकेशंस हैं जिनको एक्सेस करने के लिए हमें ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। और थर्ड डेफिनेशन पे चलते हैं। वेब एप्लीकेशन इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट स्टोर्ड ऑन अ रिमोट सर्वर। यानी वेब एप्लीकेशंस एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि रिमोट किसी सर्वर पे स्टोर होती है और उसको एक्सेस करने के लिए हम अपने वेब ब्राउज़र और इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ओके, इसके लिए एक छोटा सा देखते हैं कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, सॉरी वेब एप्लीकेशंस क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस क्या होती हैं और ये कैसे वेब एप्लीकेशन से डिफरेंट है। बेसिकली स्टैंड अलोन एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि सिर्फ एक सिस्टम के लिए बनाई गई होती है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ तो मैंने लिखा है पेंट और डॉक्यूमेंट। यानी आप पेंट जिस भी पर्पज़ के लिए बनाएंगे, आप उसी पर्पज़ के लिए अपने कंप्यूटर पे उसको यूज़ करते हैं। आपका कंप्यूटर है तो उस पेंट को या डॉक्यूमेंट या सपोज आप कैलकुलेटर ही यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो उसको सिर्फ आप यूज़ करोगे। दुनिया का कोई दूसरा बंदा जो है वो आपके कैलकुलेटर को यूज़ नहीं कर सकता, बशर्ते उसने टेलनेट जैसे टेलनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करके टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम रिमोटली किसी दूसरे के कंप्यूटर को लॉग इन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बट अगर रिमोटली आपका कंप्यूटर किसी भी वे से एक्सेस नहीं हो पा रहा है तो आपकी कैलकुलेटर को सिर्फ आप ही यूज़ करोगे, राइट। तो ये होती है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। यानी एक कंप्यूटर के लिए एक एप्लीकेशन सिर्फ एक ही कंप्यूटर के लिए। पर जब हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशंस की, तो वेब एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसको दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है अपना वेब ब्राउज़र यूज़ करके, अपना इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करके। फॉर एग्जांपल ये कोई क्लाइंट है, क्लाइंट को हम ले सकते हैं एक वेब ब्राउज़र, क्योंकि वेब ब्राउज़र ही है जो क्लाइंट की तरह काम करता है। हमें फेसबुक ओपन करना है, जीमेल ओपन करना है या फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन यूज़ करना है तो हम वेब ब्राउज़र का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चार अलग अलग यूज़र हैं जो कि फ्लिपकार्ट को एक्सेस कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट एक एग्जाम्पल है वेब एप्लीकेशंस का। सो ये दुनिया के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना हो, इसको ये चारों ही क्लाइंट या चारों ही वेब ब्राउज़र्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सो वेब
एप्लीकेशन बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो किसी सर्वर पे रन होती है और दुनिया का कोई भी बंदा उसे असेस कर सकता है यूजिंग देयर इंटरनेट कनेक्शन एंड द वेब ब्राउजर, राइट। तो थोड़ा हम और आगे चलते हैं कि वेब एप्लीकेशंस होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या रहता है। डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ठीक है। अब डायनेमिक वेब एप्लीकेशन समझने से पहले डायनेमिक वेब एप्लीकेशन समझने से पहले डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, ठीक है। अब डायनेमिक वेब एप्लीकेशन से समझने से पहले पहले अपने को समझना पड़ेगा कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं। बेसिकली एप्लीकेशंस क्या है, वो सभी सॉफ्टवेयर्स हैं जो अपने सिस्टम्स में रन होते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अपन इनको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो सिस्टम में रन होते हैं। और ये क्या हो सकते हैं, ये जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो सकते हैं। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट में अगर अपन बोले प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि लिमिटेडली इंस्टॉल्ड हो आपके सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करें, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करें या हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करें, ठीक है। कुछ इस तरीके के एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे मान लो स्टूडेंट की डिटेल भर रहे हैं तो उस डिटेल को कैसे डाटाबेस के अंदर स्टोर करना है, या कोई भी डिटेल जो ऑलरेडी स्टोर है और आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन डाटाबेस से निकालनी है, तो उस सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या उसको रिट्रीव करने के लिए हम सर्वर साइड स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट ऐसी स्क्रिप्ट होती है जो कि डाटाबेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको शो करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। हम सर्वर साइड की जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसको नहीं देख सकते, जो क्लाइंट साइड की स्क्रिप्ट है उसको हम देख सकते हैं। क्लाइंट साइड की स्क्रिप्ट का एग्जांपल देखें तो HTML जावा स्क्रिप्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे चलो थोड़ा सा मैं स्लाइड में दिखा देता हूँ आपको। द यूज ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्ट टू हैंडल द स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी सर्वर साइड जो स्क्रिप्ट है वो आपकी स्टोरेज को हैंडल करेगी, यानी डाटा को स्टोर भी करेगी और जो डाटा उसके अंदर स्टोर है उसको बाहर भी निकालेगी। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें हम तो ASP है और PHP है। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन टू द यूजर, यानी यूजर को कोई भी इंफॉर्मेशन किस वे से प्रेजेंट करनी है वो सारा काम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का होता है। जैसे ऑनलाइन फॉर्म में हमने देखा होगा कि टेक्स्ट है, लेबल है, फिर बटन है, एडिट, सबमिट, डिलीट एक्सेट्रा, वो सारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है। और आप देखना चाहते हो कि वो बटन किस तरह से आपको शो हो रहा है तो राइट क्लिक करके व्यू एज ए सोर्स कोड करेंगे तो पूरा HTML कोड आपको दिख जाएगा। और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सिंपली HTML एंड जावा स्क्रिप्ट है। ये छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे। सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्लाइंट है आपका ब्राउजर जो रिक्वेस्ट कर रहा है इंटरनेट के जरिए वेब सर्वर को। जब वेब सर्वर के पास क्लाइंट से कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसके पास एक स्टैटिक डाटा स्टोर होता है, उसके पास वो रिक्वेस्ट सेंड करता है। अगर उसके पास कोई स्टैटिक रिक्वेस्ट आई हो तो स्टैटिक रिक्वेस्ट का मतलब है यूजर को मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए जिसमें कि किसी भी तरह की चेंजेस ना हो। फॉर एग्जांपल कोई इमेज होगी, PDF फाइल या और कोई रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जस्ट वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और वेब सर्वर उस फाइल को या इमेज को स्टैटिक डाटा स्टोर से उठा के दिखाएगा क्लाइंट के लिए। अगर उसको डायनेमिकली कोई डाटा चाहिए तो वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को सेंड कर देता है एप्लीकेशन सर्वर पे। एप्लीकेशन सर्वर के पास रहता है एक वेब कंटेनर और दूसरी अदर सर्विसेज होती हैं
वहां से वो डायनेमिक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करता है और उन डायनेमिक रिस्पॉन्स को वो वेब सर्वर को सेंड करता है और वेब सर्वर से जो भी फाइल या डायनेमिक रिस्पॉन्स है वो सीधा चला जाता है क्लाइंट के पास। ठीक है, सो वेब सर्वर का सिंपली काम होता है यूजर से या क्लाइंट से आई हुई रिक्वेस्ट को हैंडल करना। यानी वो डिसाइड करता है कि वेब सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट आई है यूजर से, तो वो एप्लीकेशन सर्वर को सेंड करनी है, डाटाबेस सर्वर को सेंड करनी है, या फिर सिंपली स्टैटिक डाटा स्टोर को सेंड करनी है। ठीक है, सो आगे हम देखते हैं वर्किंग ऑफ वेब एप्लीकेशंस की। So, web applications are usually coded in browser-supported language such as HTML and JavaScript, as they are rely on the browser to render the program executable. एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हैं वो हमेशा HTML या JavaScript लैंग्वेज में ही बनाई जाती है, क्योंकि ये दो लैंग्वेज जो है वो काफ़ी अच्छे से ब्राउज़र को सपोर्ट करती है। और जो भी कोडिंग आपने HTML में की है, जैसे आपने कोई लेबल लगाया है, जैसे स्टूडेंट का सिंपली फॉर्म जनरेट करना हो, आपका रोल नंबर, नेम, क्लास, और नीचे एडिट, सबमिट या डिलीट का बटन लगाना हो, तो वो सारे ऑप्शंस दिखाने के लिए आपको एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए जो भी वेब एप्लीकेशंस है वो ब्राउज़र सपोर्टेड लैंग्वेज में ही लिखनी पड़ती है, ताकि उस कोड को हम एग्जीक्यूट कर सके, उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर सके, या जो भी आउटपुट हम दिखाना चाहते हैं वो सारा ब्राउज़र पे शो होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशंस है ये दो टाइप की हो सकती है, डायनेमिक भी और स्टैटिक भी। डायनेमिक में क्या होगा कि आपका रिस्पॉन्स जो है, मतलब आपको डायनेमिक कंटेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई स्टूडेंट का रिजल्ट देखते हैं आपको किसी क्लास का ऑनलाइन, तो पहले आप फर्स्ट रोल नंबर डालोगे, फिर 7, फिर 9, फिर 25, तो हर बार आपको अलग रिजल्ट आएगा। ठीक है, अलग रिजल्ट के लिए क्या होगा कि जैसे ही आपके ब्राउजर से रिक्वेस्ट वेब सर्वर को जाएगी, वेब सर्वर एप्लीकेशन सर्वर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है डायनेमिक रिस्पॉन्स के लिए। अगर सिंपली आपको जैसे कोई कॉलेज है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि हमारे कॉलेज में ये फैसिलिटीज है, ये कोर्स यहाँ पे दिखाई, तो वो सारा जो है स्टैटिक डाटा होता है। ठीक है, तो उस केस में वेब सर्वर सिंपली स्टैटिक डाटा स्टोर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा और स्टैटिक कंटेंट को क्लाइंट एंड पे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं। अब ये जो वेब एप्लीकेशन होती है ये बेसिकली तीन चीज़ें की डिमांड करती है, एक वेब सर्वर की, एक एप्लीकेशन सर्वर और एक डाटाबेस की। वेब सर्वर का सिंपली काम होता है जितनी भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से आई होती है उनको मैनेज करना। दैट मीन्स जो भी रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास आती है वो डिसाइड करता है कि इसको एप्लीकेशन सर्वर को सेंड करना है, स्टैटिक डाटा स्टोर को, या फिर कोई डाटा स्टोर करना तो वो डाटाबेस के अंदर उसको स्टोर कर देता है। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन सर्वर, जिसका काम होता है जो भी रिक्वेस्ट आई है उसको परफॉर्म करना और रिजल्ट को फिर से वेब सर्वर के ऊपर दिखाता है। और लास्टली डाटाबेस, इसका सिंपली काम होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। ये छोटी सी डायग्राम है जिससे आपको क्लियर होगी वेब एप्लीकेशन, वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर जो वो कैसे काम करता है। यहाँ पे ये वेब क्लाइंट है, यानी ये आपका ब्राउजर है। यहाँ से सपोज आपको कोई कॉलेज की इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे अबाउट सेक्शन है,
या कोई कोर्सेज हैं कि कौन कौन से कोर्स जो है ये दिखाते हैं। तो वेब क्लाइंट से सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर पे, और ये सिंपली एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, तो ये स्टैटिक डाटा स्टोर के पास जाएगी। ओके, अब सपोज वेब क्लाइंट क्वेरी करता है कि जैसे आपने देखा होगा कि फीस में भी रिलैक्सेशन दी जाती है। सो ओबीसी के लिए इतनी फीस, आईआरडीपी के लिए इतनी, जनरल कैटेगरी के लिए इतनी फीस है, ठीक है। सो ये यहाँ पे डायनेमिक कंटेंट का कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यहाँ वेब सर्वर से रिक्वेस्ट जाएगी एप्लीकेशन सर्वर पे, और एप्लीकेशन सर्वर अपने तरीके से उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा और फिर से रिस्पॉन्ड करेगा वेब सर्वर पे, और वेब सर्वर से वो रिजल्ट शो होगा आपके ब्राउजर पे। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि वेब एप्लीकेशन कैसे काम करती है। सबसे पहले जितनी भी रिक्वेस्ट भेजी जाती है किसी HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा भेजी जाती है वेब ब्राउजर पे, ठीक है। सेकेंडली वेब सर्वर क्या करता है, उस मैसेज को स्टैंड करेगा स्टैटिक डाटा स्टोर पे थ्रू स्टैटिक डाटा रिक्वेस्ट। थर्ड नंबर पे क्या हुआ, अगर उसको स्टैटिक डाटा चाहिए तो सिंपली स्टैटिक डाटा स्टोर से डाटा आ जाएगा वेब सर्वर के पास, और वेब सर्वर वेब ब्राउजर को सेंड कर देगा। अगर उसको चाहिए डायनेमिक डाटा तो वो एप्लीकेशन सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, और अपना एप्लीकेशन सर्वर जो है आगे उसकी जो भी कैलकुलेशंस वगैरह बनती है या प्रोसेसिंग बनती है, वो डिजायर्ड रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा, और उस रिजल्ट को फिर से या इंफॉर्मेशन करनी होती है जो आप HTML यूज़ करते हो, ठीक है। HTML स्टैटिक वेब पेजेस के डेवलपमेंट की बात होती है HTML में, मतलब एक बार बना दिया तो आप मैनुअली ही उसको चेंज करोगे। लेकिन डायनेमिक में ये होता है कि जितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स होते हैं उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो वेब एप्लीकेशन है वो परफॉर्म करता है ऑपरेशन, ठीक है। तो जब वेब एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट एक्चुअल में जो जितनी भी ये वेबसाइट्स आप देखते हो, जितनी भी वेबसाइट्स रन कर रहे हो, एक्चुअल में ये क्या है, ये भी सॉफ्टवेयर्स ही हैं, ठीक है। अभी जैसे गूगल मीट पे अपन कनेक्टेड हो रखे हैं, अपने को ये वेबसाइट दिख रही है, बट एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर है, पीछे बैकग्राउंड में किसी डिस्टेंस रिमोट सेंटर पे ये काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, जैसे जितने भी क्लाइंट्स इसमें अपन जुड़ रहे हैं, मैं भी एक क्लाइंट हूँ, तुम भी एक क्लाइंट हो, तो मैं यहाँ पे क्या हूँ, मैं एज अ प्रेजेंटर हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक मिनट, अब हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, तो जैसे हम यहाँ पे टोटल 4 क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं। मैं एक क्लाइंट हूँ, चिराग अलग क्लाइंट है, सपातर है, और राहुल कुमार पारेता है, ठीक है। तो ये 4 क्लाइंट्स जब रिक्वेस्ट भेजते हैं गूगल मीट का जो लिंक है, तो अपन किसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अपन सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। उससे पहले जो मैं एक क्लाइंट था, मैंने गूगल मीट का जो वेबसाइट है उसको खोला, उसको खोलने के बाद मैंने एक लिंक जनरेट किया, उस लिंक फिर मैंने ज्वाइन कर लिया, और उस लिंक को मैंने तुम्हें शेयर कर दिया, और जैसे लिंक मिला तो तुम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। नाउ इस जो सर्वर पे है 4 क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं, और चारों क्लाइंट्स जो हैं वो सर्विस ले रहे हैं। अब किस तरीके का सर्विस ले रहे हैं, यहाँ पे मैं एज अ प्रेजेंटर मैं अपना जो भी इनपुट है वो तुम्हें दे रहा हूँ, और तुम एज अ रिसीवर जो भी आउटपुट है वो रिसीव कर रहे हो। तो बीच का जो ये काम हो रहा है, ठीक है, ये एक वेब एप्लीकेशन ही है, अपन इसको वेबसाइट बोलते हैं बेसिकली। इसके पीछे एक सर्वर होता है, उसका एप्लीकेशन सर्वर होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जैसे मैं क्लाइंट बना, तो मेरा जितना भी डिटेल्स है या जो भी चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो सर्वर के थ्रू डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया, ठीक है। और फिर जैसे ही तुम एज अ क्लाइंट, तुम लोग एज अ रिसीवर हो, तुम देख रहे हो, तो तुम भी सर्वर को अप्रोच कर रहे हो, और सर्वर तुम लोगों को एक अलग वे में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एज ए तुम्हें आउटपुट प्राप्त हो रहा है।
समझ में आ रही है बात? तो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं बेसिकली ये क्या होती है, वेब एप्लीकेशंस होती हैं। तो ये इन वेब एप्लीकेशंस को डिज़ाइन जब किया जाता है तो डायनेमिज्म का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। HTML के थ्रू जो भी वेब पेजेस बनते हैं वो स्टैटिक इन नेचर होते हैं। स्टैटिक इन नेचर का मतलब ये होता है कि एक बार अगर वो वेब पेजेस बना दिए तो वो एक पर्टिकुलर सर्विस देने के लिए ही बने हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर जो डायनेमिक रिक्वेस्ट अगर आती है वो उसको सर्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आजकल जितनी भी वेबसाइट्स डिज़ाइन होती हैं वो सब डायनेमिक इन नेचर्स होती हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये इसमें समझाने की कोशिश की है। फिर यहाँ पे आपको ये समझने को मिला कि किस तरीके से ये इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लाइंट कैसे इंटरेक्ट करता है सर्वर से, फिर सर्वर देखता है कि क्लाइंट किस तरीके की रिक्वेस्ट चाह रहा है। अगर वो उसकी रिक्वेस्ट स्टैटिक है तो वो अपने खुद के डेटाबेस से इंटरेक्ट करके उसकी सर्विस को सेटिस्फाई या इंटरटेन करता है। बट अगर उसकी सर्विस खुद सर्वर सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो उससे जुड़े हुए एप्लीकेशन सर्वर से वो कम्युनिकेट करता है, उसकी रिक्वेस्ट को वहाँ फॉरवर्ड करता है और जो एप्लीकेशन सर्वर होता है बेसिकली उस पर एनालाइज करके और उससे जुड़े हुए डेटाबेस पे उसकी क्वेरी को प्रेजेंट करके और आपको एक्चुअल में काम करके देता है। और काम भी डायरेक्टली नहीं मिलता है, फिर से वापस वो वेब सर्वर पे जाता है और फिर वेब सर्वर से वापस क्लाइंट को मिलता है उसका सॉल्यूशन जो भी वो चाह रहा होता है। तो ये इस जितना भी आप वेब एप्लीकेशन देखो या वेबसाइट देखो उनकी वर्किंग बिल्कुल इसी तरीके से होती है। और जो PHP जो अपन लैंग्वेज यूज़ करते हैं ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, ठीक है। मतलब सर्वर को किस तरीके से तैयार करना है, उसको किस तरीके से सिखाना है, ठीक है। जब उसके पास रिक्वेस्ट आएगी और उन पर किस तरीके से वो काम करेगा तो उसके लिए अपन PHP लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है। अब ये आने वाले सेशन में अपन देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया हो और इसको अपन आगे और कंटिन्यू करेंगे। अब तुम लोगों को एक टास्क मेरा ये है कि अभी तक जितना भी अपन ने, ये तो थ्योरी पार्ट हो गया, इससे रिलेटेड जैसे मैंने क्लास के बिगिनिंग में बताया कि कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट ले लो या बने बनाए सोर्स कोड ले लो। उन सोर्स कोड को पहले स्टडी करो कि भाई इस सोर्स कोड को कैसे रन किया गया है, इसका क्या फीचर है, और फिर उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये करो और बाकी अपने से जितना हो सके उसको सीखते रहो, ठीक है। फिर जो भी डाउट होगा तो वो तुम पूछ सकते हो या मैं बता सकता हूँ कि ये डाउट कहाँ से कैसे क्लेरिफाई होगा, ठीक है। चिराग बात समझ में आ रही है? राहुल तुम्हें आ रही है समझ में? तो यार राहुल आज एक काम करना, ये चिराग से हेल्प लेके एक बार अपने सिस्टम में PHP इंस्टॉल करना, जो भी उसका सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर लगता है उसको इंस्टॉल डाउनलोड करके इंस्टॉल करना और एक प्रोग्राम रन करना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब अपन मिलेंगे तो मैं तुमसे पूछूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना बहुत है, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।